मैं विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल बदायूं, हिंदी अध्यापक। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक का 18वां पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज ये एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि ये पाठ हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै द्वारा विनीता पांडे को दिए गए एक साक्षात्कार पर आधारित है। इंटरव्यू। धनराज के इसी साक्षात्कार के संदर्भ में विनीता जी ने धनराज के व्यक्तित्व की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से तो कभी खीज से भर देता है। उसके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव भी। कई रंग हैं और कई भाव भी। उसने आसमान का सितारा बनने का अपना सफर। उसके व्यक्तित्व के कई रंग हैं और कई भाव भी। उसने आसमान का सितारा बनने का अपना सफर ठेठ जीवन से उठकर तय किया है। आइए बच्चों, पाठ की ओर चलते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लै जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहां दिया जा रहा है, देखिएगा। विनीता। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। विनीता पांडे ने धनराज पिल्लै से पहला प्रश्न किया कि पुणे की तंग गलियों से लेकर के मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य, कष्टों से भरा हुआ रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। धनराज पिल्लै जवाब देते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में बहुत दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। मतलब अपना स्वभाव वो बताते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत जुझारू। जहां भी मैं चाहता था मैं डट जाता था, मेरी आदत में था, मैं लगा रहता था, डटा रहता था, मैदान में भी मैदान से बाहर भी। तो कोई भी, और इतने दबंग टाइप के थे कि दबदबा इतना था कि कोई भी भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। स्वभाव से सब परिचित थे। सन
1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलाया जरूर जाएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? विनीता ने पूछा, अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएं। जब आप पढ़ते थे तो आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था, उसके विषय में कुछ प्रकाश डालें। अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। अपने काम पर उनको इतना भरोसा कि उन्होंने बड़े गर्व से कहा, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत ज्यादा नहीं मैं कुछ कर पाया, लेकिन गर्व इस बात का है कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं, यानी हॉकी में काफी पारंगत हूं। और आज हॉकी की वजह से ही जो भी मेरी हैसियत है वो है। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? तुनक मिजाज का मतलब होता है तुनक आ जाती, किसी बात की मन में आ गई तो तुनक भर गई। करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे उससे कितना भी नुकसान होता हो, चाहे कितना ही लाभ होता हो, इसकी कोई चिंता ना करते हुए जो दिमाग में है, जो भर गई, जो इच्छा है वही करना है। तो ये तुनक मिजाजी है। कोई कितना भी कुछ कहे, अपनी मर्जी से काम करना है। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी मां को संघर्ष के कारण मैंने अपनी मां को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूं। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूं, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूं। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूं। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? अहमियत माने महत्व। आपके परिवार की आपके लिए आपका परिवार का क्या महत्व है आपकी नजरों में? तो धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी मां से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूं। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले मां से जरूर बात करता हूं। मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी
कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, एस्ट्रोटर्फ जिसका नाम है, कृत्रिम माने बनाई गई, जो बनी हुई घास होती है, उस घास पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस घास को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। बनावटी घास। विनीता, हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास आपकी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड आर्माडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैं 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने धनराज पिल्लै का विनीता के द्वारा लिया गया ये साक्षात्कार
पढ़ा। और आइए अब इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ 7, कक्षा 7, पाठ 18। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। ये पाठ आपने पढ़ा। आइए प्रश्न अभ्यास से इसका पहला प्रश्न देखते हैं। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, इस साक्षात्कार को पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लै की छवि एक संघर्षशील, कोमल लेकिन तुनक मिजाज, सरल, निश्चल, ईमानदार, लक्ष्य प्रेमी और राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने वाले व्यक्ति की उभरती है। प्रश्न संख्या 2 है, धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान तक का सितारा बनने की यात्रा तय की। जमीन आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, धनराज पिल्लै हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन्होंने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफर धैर्यपूर्वक संपन्न किया है। धनराज का जन्म पुणे में एक गरीब परिवार में हुआ था। दोनों बड़े भाइयों को हॉकी खेलते देखकर उनके मन में भी हॉकी खेलने का शौक जगा। यानी कह सकते हैं कि उनमें भी हॉकी खेलने का शौक जगा। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि एक हॉकी तक खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे। अभ्यास के लिए बैठकर इंतजार करते कि जब सभी लोग खेल चुके तो किसी की स्टिक लेकर अभ्यास करें। उनकी अपनी स्टिक सबसे पहले उनको उनके भाई से ही मिली। धनराज 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में मणिपुर में खेले। 1986 में उनका चयन राष्ट्रीय टीम के लिए हो गया, लेकिन अच्छी हॉकी खेलने के बाद भी ओलंपिक टीम में स्थान न पाने से उन्हें बड़ी निराशा हुई। 1986 में ही एशिया कप के लिए चुने जाने के बाद से आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर है, धनराज पिल्लै की इस बात का ये अर्थ है कि अपनी प्रसिद्धि के क्षणों में उसे पा लेने की प्रसन्नता के कारण अभिमानी तथा अहंकारी नहीं होना चाहिए, अपितु अपनी विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। ये बात उन्हें अपनी मां से सीखने को मिली। प्रश्न 4 है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर, ध्यानचंद हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। उनकी हॉकी से गेंद सटती तो गोल होकर ही वापस आती। वह 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? उत्तर है, सन 1928 से 1956 तक भारत ने प्रत्येक ओलंपिक में हॉकी के स्वर्ण पदक हासिल किया। इस खेल ने गुलाम भारत को विश्व में एक पहचान दिलाई। इस कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लै की इस बात से सहमत हैं? उत्तर, हाँ, हम धनराज पिल्लै की इस बात से सहमत हैं क्योंकि हमारे समाज में बहुत से संगीतकार, कलाकार, साहित्यकार, खिलाड़ी आदि हैं जिन्हें प्रसिद्धि व यश मिलने पर उनके काम व मेहनत के अनुसार धन नहीं मिला।
पैसा और प्रसिद्धि दोनों अलग चीजें हैं। पैसा तो उल्टे सीधे कामों से भी कमाया जा सकता है, किंतु यश और प्रसिद्धि केवल अपने काम के प्रति व मेहनत से ही प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।